नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार प्रजापति आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल कैटलिस्ट एकेडमी में। दोस्तों, अपन ने लास्ट क्लास में रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा, प्रतिरोध के बारे में पढ़ा, प्रतिरोध की निर्भरता पढ़ी। उसको रिवाइज करते हुए हम अगला टॉपिक लेते हैं अपना। तो प्रतिरोध अपन ने पढ़ा था, प्रतिरोध क्या होता है? आवेश प्रवाह में उत्पन्न बाधा, आवेश प्रवाह में उत्पन्न बाधा प्रतिरोध कहलाती है। इसे अपन आर से डिनोट करते हैं। वेर है जिसका जो यूनिट होती है वो ओम होती है, या इसको इस साइन से लिखते हैं। तो दोस्तों, इसको अपन ने फिर इसकी निर्भरता पढ़ी थी। इसकी निर्भरता किस किस पर डिपेंड करता है प्रतिरोध? तो अपन ने फर्स्ट पढ़ा था, प्रतिरोध जो होता है तार की लंबाई पर, यानी चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है। यानी चालक तार जितना लंबाई जितना बढ़ाएंगे उतना ही प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ता जाएगा। दूसरा इसका पढ़ा था क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी किसी भी चालक तार का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो प्रतिरोध के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वो प्रतिरोध के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि ए का मतलब एरिया की वैल्यू बढ़ाएंगे तो आर का मान क्या होगा? कम हो जाएगा। तो दोनों चीज को अपन लेते हुए चलते हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 से R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। L यहां पे लंबाई है और A जो है क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो जब भी अपन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं क्या आता है? रो। एक स्थिरांक आता है और यहां पे जो स्थिरांक आएगा वो है रो। और जो रो होता है वो होता है विशिष्ट प्रतिरोध, या इसको कह सकते हो प्रतिरोधकता, या इंग्लिश में इसको कह सकते हो रेजिस्टिविटी, या स्पेशल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। तो ये रो जो होता है वो होता है विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधकता या रेजिस्टिविटी। यही अपना अगला टॉपिक है कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है या प्रतिरोधकता क्या होती है। तो इसको अपन लेते हुए चलते हैं। प्रतिरोधकता, अब प्रतिरोधकता क्या होती है दोस्तों? अगर अपन ऐसा कोई तार लें जिसकी लंबाई 1 मीटर है, और जिसका क्रॉस सेक्शन जो एरिया है, ये जो क्रॉस सेक्शन जो एरिया होता है वो 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उसका जो प्रतिरोध होता है ना वो विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। किसी भी तार का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? 1 मीटर लंबे व 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया वाले तार का जो प्रतिरोध होता है वो उस तार का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। तो क्या लिखेंगे अपन? 1 मीटर लंबे व 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। तो क्या होता है प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध? यदि कोई तार 1 मीटर लंबा है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है तो उसका जो प्रतिरोध होगा वही उस तार का क्या हो जाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध हो जाएगा। अलग अलग तारों का अलग अलग मटेरियल का विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो अलग अलग होता है। इसका फिर अपन इसको जो प्रदर्शित करते हैं, डिनोट किससे करेंगे? इसको रो से डिनोट करते हैं, इसको लिखते हैं रो। इसका जो मात्रक होता है ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर दोस्तों। तो ये होता है, इसका डिनोट किससे करते हैं? रो से डिनोट करते हैं। इसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है? ओम इंटू मीटर होता है। इसके लिए 2-3 चीजें और देख लेते हैं। चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध
चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध 10 की पावर -6 से 10 की पावर -8 ओम इंटू मीटर होता है। इसकी रेंज बताइए दोस्तों, 10 की पावर -6 से लगभग 10 की पावर -8 ओम इंटू मीटर तक होती है विशिष्ट प्रतिरोध की। और वहीं इंसुलेटर जो होता है, इंसुलेटर की जो रेंज होती है वो 10 की पावर 12 से लेकर 10 की पावर +12 से लेकर 10 की पावर 18 ओम इंटू मीटर तक हो सकती है। तो इंसुलेटर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, देख रहे हो इसकी पावर प्लस में बहुत ज्यादा होती है, और चालक तार की रेजिस्टिविटी क्या होती है, कम होती है। इसलिए इंसुलेटर में क्या होता है, करंट फ्लो नहीं कर पाता है। तो दोस्तों ये था आपके रेजिस्टिविटी, इसको रिवाइज किया अपन ने निर्भरता से और अपने निकला रेजिस्टिविटी। दोस्तों इसका कोई आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। दोस्तों अपना जो अगला टॉपिक है वो है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन अपने दो प्रकार का होता है। पहला होता है श्रेणीक्रम संयोजन, दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। तो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे श्रेणीक्रम संयोजन क्या होता है। तो सबसे पहले लिखते हैं अपन श्रेणीक्रम संयोजन, या इसको सीरीज कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। तो दोस्तों सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब है इसमें जितने भी रजिस्टर होंगे ना वो सारे के सारे सीरीज में लगे होंगे, यानी कि एक लाइन से लगे हुए होंगे रजिस्टर। जैसे मैं मान लेता हूं 3 रजिस्टर ले रहा हूं, यहां पे R1, R2 व R3। यहां पे तीनों को मैंने नाम दे दिया R1, R2 व R3। इसको मैंने एक अमीटर से जोड़ दिया है जो अपने को करंट बताएगा कि इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है। फिर इसको मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया, फिर मैंने इसको एक बैटरी से जोड़ दिया। तो करंट जो होगा वो प्लस से माइनस की तरफ फ्लो करता है। फिर इसका वोल्टेज लेने के लिए सीरीज में जो कॉम्बिनेशन जब भी लगाया जाता है तो ईच प्रतिरोध, प्रत्येक प्रतिरोध पर जो वोल्टेज आता है या जो भी वोल्टेज या वोल्टता का मान होता है, विभव का मान होता है, वो डिफरेंस होता है। और प्रत्येक प्रतिरोध में सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट का जो मान होता है वो हमेशा क्या रहता है, इक्वल रहता है। सीधी सी बात है, अगर अपने एक खोखला पाइप लिया है, होलो पाइप है, उसके अंदर से 1 लीटर पानी निकाल रहे हैं तो वापस निकलने वाले पानी की मात्रा भी कितनी होगी, 1 लीटर होगी। तो इसमें से जो पानी जा रहा है या इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो भी क्या है, समान है। यहां से जितना करंट गया वो सब में से होते हुए वापस करंट इधर आ गया। तो अब इस पर जो वोल्टेज होगा वो सब पर अलग अलग होता है। जैसे V1, R2 पर V2, R3 पर V3। तो इस प्रकार जो संयोजन लगता है, इस प्रकार जो कॉम्बिनेशन किया जाता है वो अपने सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो अपने इसका डेरिवेशन कर लेते हैं। इसके लिए नेट प्रतिरोध निकाल लेते हैं, नेट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा, तो अपने को यहां पे सबका पता है प्रत्येक पर विभवांतर अलग अलग है। तो कुल विभवांतर जो हो जाएगा आपके V नेट इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये अपन मान लेते हैं इक्वेशन 1। तो यहां पे V नेट क्या आएगा, जितना यहां पे V बना है इन तीनों का V मिला के टोटल V आ जाएगा। तो ये क्या होगा V नेट, तो V नेट बराबर क्या आ गया, V1 प्लस V2 प्लस V3। अपने को पता है ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है V बराबर IR, V बराबर IR। तो यहां पे V नेट के लिए क्या हो जाएगा, V नेट बराबर I R नेट। V1 के लिए आ जाएगा आपके I R1, V2 के लिए आ जाएगा आपके R2 I R2, V3 के लिए आ जाएगा I R3। तो दोस्तों अपन ने V के लिए V की वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहां से
इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 1। इक्वेशन 2 और 1 से क्या करेंगे, v की वैल्यू अपन किसमें 1 का पुटअप कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुटअप कर देंगे। तो क्या आ जाएगी, आई आर नेट बराबर आई आर 1 प्लस आई आर 2 प्लस आई आर 3। अब अपने को पता है यहां पे जो कुल धारा बह रही है, कुल जितना भी अपने यहां पे करंट बह रहा है वो इसमें तीनों में क्या है, समान है, तीनों में समान है। तो ये आई क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो आई आर नेट बराबर हो जाएगा आई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहां आई से आई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आर नेट बराबर क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी दोस्तों अगर 3 प्रतिरोध है और उनको सीरीज में लगाया गया है तो उनका जो नेट प्रतिरोध आएगा या कुल प्रतिरोध आएगा वो इन तीनों का क्या होगा, सम होगा। वो इन तीनों प्रतिरोधों का क्या होगा, योग होगा। वो आपके नेट प्रतिरोध आ जाएगा। अपन ने अभी यहाँ पे 3 प्रतिरोध लिए, ऐसे ही अगर यहाँ पे प्रतिरोधों की संख्या क्या हो, n है, बहुत सारे हैं, तो आर नेट कैसे निकलेगा, यदि प्रतिरोध की संख्या n हो, यदि प्रतिरोध की संख्या क्या हो, n हो, प्रतिरोध बहुत सारे हैं, तो कैसे निकलेगा, आर नेट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डैश 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 प्लस Rn। तो इस तरह से जो आएगा, इस तरह से जो आएगा वो आ जाएगा आपके आर नेट। तो सीरीज कॉम्बिनेशन है दोस्तों। सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे होता है, जैसे अपने इसको लिख भी सकते हैं क्या, 3 प्रतिरोध ले, माना अपन ने 3 प्रतिरोध लिए R1 R2 व R3। R1 का प्रथम सिरा जो है वो बैटरी के धनागर भाग से, R1 का दूसरा सिरा R2 के प्रथम भाग से, R2 का दूसरा सिरा R3 के प्रथम भाग से, वह R3 का दूसरा सिरा बैटरी के ऋणाग्र भाग से जुड़ा हो। तो इस प्रकार बना जो संयोजन होता है वो क्या कहलाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में खासियत क्या क्या होती है, प्रत्येक प्रतिरोध पर धारा का मान क्या रहता है, समान रहता है। वेयर एज सीरीज में ही प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर का मान भिन्न भिन्न होता है, यानी कि अलग अलग होता है। तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है, तो दोस्तों अपन ने 3 कॉम्बिनेशन लगाया, एक परिपथ बनाया, एक सर्किट बनाया। इस परिपथ में अपन ने 3 प्रतिरोध R1 R2 व R3 लिया। R3 के बाद अपन ने इसको एक अमीटर से जोड़ा जिससे अपने को करंट का पता लगे, एक बैटरी से जोड़ा, और प्रत्येक प्रतिरोध पर क्या लगा दिया अपन ने, समांतर क्रम में वोल्ट मीटर लगा दिए। तो अपन ने जब वोल्ट मीटर पढ़ा था तब पढ़ा था कि वोल्ट मीटर को सदैव किस क्रम में संयोजित किया जाता है, कि समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। और अब क्या होता है, प्रत्येक प्रतिरोध पर धारा का मान क्या रहता है, समान रहता है। यानी कि R1 में से जो धारा निकलेगी वही R2 में से निकलेगी, वही R3 में से निकलेगी, और वही कुल धारा होगी। तो धारा का मान समान रहेगा और प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर का मान अलग अलग होगा। यानी R1 पर जो प्रतिरोध होगा वो V1 होगा, R2 पर जो प्रतिरोध होगा वो V2 होगा, R3 पर जो प्रतिरोध होगा वो V3 होगा। इसलिए अपना कुल प्रतिरोध जो आ जाएगा V नेट जो आएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 आ जाएगा। और अपन ओम्स लॉ से पता है कि V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो V नेट बराबर क्या हो जाएगा, IR नेट। V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। तीनों जगह I इसलिए लिया है क्योंकि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान क्या है, समान है, एक जैसा धारा का मान मेरा, इसलिए प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान समान है। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड फर्स्ट, यानी दोनों इक्वेशन से अपन देखते हैं इसकी वैल्यू किसमें पुटअप करेंगे। इसमें पुट करने के पश्चात आई आर नेट जो आ जाएगा वो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, आई दोनों में से कॉमन आ जाएगा, कॉमन आने के बाद आई से आई कट जाएगा, आर नेट जो आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। यदि प्रतिरोधों की संख्या n हो तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 एंड सो ऑन, इस तरह से ये चलते रहेंगे। तो दोस्तों ये था आपके सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर कोई भी विद्यार्थी इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप अभी ले सकते हैं। तो दोस्तों जो अपना अगला टॉपिक है
वो है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन क्या होगा दोस्तों? समांतर क्रम संयोजन में सभी जो प्रतिरोध होंगे वो एक दूसरे के समांतर में लगे होंगे, एक दूसरे के पैरेलल में लगे होंगे। डायग्राम की सहायता से देखते हैं। मान लो तो अपन 3 रजिस्टर ले रहे हैं। फिर फर्स्ट रजिस्टर लिया आपने R1, सेकेंड रजिस्टर लिया अपन ने R2, थर्ड रजिस्टर लिया अपन ने R3। एक अमीटर लगा दिया जिससे अपने को धारा का पता लगे, करंट कितना फ्लो हो रहा है। एक अपन ने बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया, तो यहां से अपना प्लस से माइनस की ओर करंट फ्लो हो रहा है। तो दोस्तों समांतर क्रम संयोजन जो होता है उसमें क्या होता है, इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध पर धारा का मान समान, विभवांतर का मान समान, यानी कि इसमें जितने भी रेजिस्टेंस है सब पर जो विभवांतर रहेगा, वोल्टेज रहेगा, वोल्टेज का मान क्या रहेगा? समान रहेगा। और विद्युत धारा का मान भिन्न भिन्न होगा। प्रत्येक प्रतिरोध पर जो विद्युत धारा का मान होगा वो भिन्न भिन्न होगा। जैसे यहां पे मान लो करंट जा रहा है आपके I, तो ये आगे जाकर 3 भागों में विभाजित हो जाएगा। यहां पे I1, I2 और I3। तो जैसे यहां पे करंट गया, आगे जाके 3 पाइपों में मिल गया, और जो यहां से वापस निकलेगा वो I1, I2, I3 और मिलकर वापस क्या बना देंगे? I। तो कुल धारा कितनी होगी अपने? धारा नेट। तो अपने I नेट बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। तो अपने धारा नेट क्या आ जाएगी? I1 प्लस I2 प्लस I3। तो इसको अपन दे देते हैं इक्वेशन 1। सेकेंड, ओम्स लॉ से, फ्रॉम ओम्स लॉ I इक्वल्स टू V इक्वल्स टू क्या होता है? IR। तो I इक्वल्स टू हो जाएगा V अपॉन R। तो क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 1 और 2 से क्या करेंगे? I की जो वैल्यू है वो किसमें पुटअप कर देंगे? इसमें इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप कर देंगे। जैसे अपन ने किया था सीरीज कॉम्बिनेशन में, वैसे इसमें करेंगे। तो I की क्या आ जाएगी? V अपॉन R नेट इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। तो ये क्या आ जाएगा आपके? V अपॉन R नेट बराबर V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। इनमें से V कॉमन आ जाएगा, V अपॉन R नेट बराबर आ जाएगा V ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो V से V कट जाएगा, क्योंकि सभी प्रतिरोधों पर जो विभवांतर का मान है वो क्या है? समान है। तो 1 अपॉन R नेट बराबर हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। जैसा अपन ने सीरीज कॉम्बिनेशन में किया था, यदि प्रतिरोधों की संख्या n हो, तो यदि दिए गए प्रतिरोधों की संख्या क्या है? 3 से ज्यादा है। 3 से ज्यादा है तो R नेट कैसे निकलेगा? 1 अपॉन R नेट बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4 प्लस डैश 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 Rn। तो इस प्रकार से जो निकलेगा वो आपका होगा नेट रेजिस्टेंस किसका? पैरेलल का। पहले सीरीज का पढ़ा था, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैसे?
समांतर क्रम संयोजन में 3 प्रतिरोध हो गए, तीनों एक दूसरे के समांतर लगे होते हैं। इसको इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि 3 प्रतिरोध, माना 3 प्रतिरोध R1 R2 व R3 है, उन तीनों का प्रथम जो सिरा होता है बैटरी के धनाग्र भाग से और तीनों का जो दूसरा सिरा है बैटरी के ऋणाग्र भाग से जुड़ा हो, तो इस प्रकार बना जो संयोजन कहलाता है वो आपके कहलाता है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन के अंदर प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर का मान समान रहता है, वह धारा का मान क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। प्रतिरोध के अनुरूप R1 में I1 धारा बह रही है, R2 में I2 धारा बह रही है, R3 में I3 धारा बह रही है, परंतु जो कुल धारा है या I नेट जो है वो I1 प्लस I2 प्लस I3 है। ओम्स लॉ से अपने को पता है V बराबर क्या होता है IR, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V अपॉन R। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लेकर अपन I की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो V अपॉन R नेट बराबर जो आएगा वो आ जाएगा V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। सभी में V की वैल्यू समान है इसलिए V कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, R नेट आ जाएगा अपने। अगर प्रतिरोधों की संख्या n हो तो आ जाएगा R नेट बराबर 1 अपॉन R नेट बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4। तो दोस्तों इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पर आते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और इसमें कोई अगर विद्यार्थी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है अभी।